My dear friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA 4 semester English. तो हम देखेंगे आज आपको BA 4 सेमेस्टर इंग्लिश में सेकंड यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे। हर टॉपिक को आपको डिटेल में बताया जाएगा। प्रत्येक वर्ड की मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको पूरी आसानी होगी। तो हम चाहेंगे यदि आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के बीच में अवश्य शेयर कर दें तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे मैं आपको वीडियो देता रहूं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड। ये यूनिट सेकंड मित्रों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है। इसमें पूछा जा रहा है यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि टूल्स का मतलब होता है जो यंत्र हम प्रयोग करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस तकनीक का हम प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग के विषय में। फॉर ट्रांसलेशन, किसके प्रयोग के विषय में? ट्रांसलेशन के विषय में। ऐसे यंत्रों का प्रयोग जो कि ऐसी तकनीक का प्रयोग जो कि ट्रांसलेशन के लिए किया जाता है, इसके विषय में आज आपको पढ़ना है। यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। प्राय सभी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ह्यूमन असिस्टेंट ट्रांसलेशन, यानी कि मानव के द्वारा सहायक जो ट्रांसलेशन होते हैं, जो अनुवाद होते हैं। एंड मशीन एडेड ट्रांसलेशन, और जो मशीन के द्वारा अर्थात यंत्र के द्वारा जो ट्रांसलेशन किए जाते हैं, इन दोनों की बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। इन दोनों टॉपिकों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो मशीन ट्रांसलेशन, पहले आप मशीन ट्रांसलेशन के विषय में जानेंगे कि मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे ह्यूमन ट्रांसलेशन। अब हम इन टॉपिकों को देखते हुए सर्वप्रथम जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ह्यूमन ट्रांसलेशन, जो मानव द्वारा रचित ट्रांसलेशन होता है, इसके विषय में आप जानेंगे। तो मानव द्वारा रचित ट्रांसलेशन जो है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ड को आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टी ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे ह्यूमन ट्रांसलेशन यानी मानव रचित ट्रांसलेशन। ऑल्दो देयर आर मशीन्स, यद्यपि मशीनों के युग में यानी मशीनों के समय में, ऑल्दो फिर भी, देयर आर मशीन्स यानी मशीनों के होते हुए भी, दैट कैन डू ट्रांसलेशन, जिससे कि ट्रांसलेशन किया जा सकता है। ह्यूमन ट्रांसलेशन इज स्टिल द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसलेटिंग। जो मानव रचित ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है, वो कहीं ज़्यादा अच्छा सटीक माना गया है, बशर्ते मशीन के एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो भी कोई लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी कोई लिखे हुए दस्तावेज होते हैं, उनका जो ट्रांसलेशन होता है। बी इट बुक्स, जो हम पुस्तकों से प्राप्त करते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे वास्तविक सहायक दस्तावेज होते हैं। मैनुअल्स, जो नियम कानून से संबंधित जो दस्तावेज होते हैं। प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी सूचनाएं होती हैं वेबसाइट्स के रूप में। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जो हमारा व्यक्तिगत दस्तावेज होता है। मैगजीन्स के रूप में, पत्रिकाओं के रूप में, लेटर्स पत्र के रूप में। एंड एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के रूप में जो चीज़ें होती हैं वो ह्यूमन ट्रांसलेशन के अंतर्गत मित्रों जानी जाती हैं। इनको ह्यूमन, मानव के द्वारा रचित ट्रांसलेशन के रूप में हम समझते हैं। इट मीन्स दैट ह्यूमन ट्रांसलेटर कैरी आउट ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन ऑफ रिटन टेक्स्ट। जो भी रिटन टेक्स्ट में, जो हमारे रिटन जो बुक होती है, जो पाठ होता है, उसमें जो चीज़ें जो लिखी होती हैं, उन्हीं को सेम तरीके से मानव के द्वारा जो है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में, अनुवाद की प्रक्रिया में जो है आगे बढ़ाया जाता है, उसको जो है शामिल किया जाता है। यही चीज़ें इसमें आपको जानना है। इसके बाद आप देखेंगे हम यहाँ पर द प्रोसेस इन्वॉल्व द वर्क्स। इसकी जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया इसमें सम्मिलित की गई है, द प्रोसेस इन्वॉल्व द वर्क्स, इस कार्य को करने के लिए आप एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, एक पेशेवर ट्रांसलेशन के रूप में वो जानी जाती है। यूजुअली ए नेटिव स्पीकर, जो नेटिव स्पीकर होता है, नेटिव स्पीकर का मतलब जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग करते हैं बोलचाल की, आर वन हु हैज स्टडीड द टीएल एक्सटेंसिव, या जो भी अध्ययन किया हो, पढ़ा हो। टीएल स्टडी का मतलब ट्रांसलेशन के विषय में। एक्सेसिबली का मतलब होता है बड़े पैमाने पर जो ट्रांसलेशन के विषय में जो अध्ययन किया हो। द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द ओरिजिनल टेक्स्ट, जो ट्रांसलेटर होता है, जो अनुवादक होता है, वो ट्रांसलेट करता है, अनुवाद बनाता है, अनुवाद को करता है द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट का मतलब मूलभूत वास्तविक
टेक्स्ट को, यानी वास्तविक जो मूल पाठ होता है उसी को जो है वो ट्रांसलेट करता है इनटू ये वर्जन उस संस्करण में ट्रांसलेट कर देता है दैट कैप्चर द स्पिरिट, जो कि आत्मा को छू लेती है। ऐसे भाव उसमें होते हैं, उसी भाव को अपने ट्रांसलेशन के रूप में, अनुवाद के रूप में वो लिख देता है, जो कि आत्मा को स्पर्श कर लेती है, आत्मा स्पर्श करती है। एंड मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल, और जो उसका अर्थ निकलता है वो वास्तविक होता है, वही होता है जो उसमें रहता है एक भाषा से दूसरी भाषा में। यूजिंग द राइट टोन, एक सही ध्वनि जो है उसमें पाई जाती है, एक तरह से सही ध्वनि का उच्चारण उसमें मिलता है। एंड स्टाइल, और उसमें उसी प्रकार की शैली पाई जाती है। सुटेबल, उचित शैली का प्रयोग होता है फॉर द टारगेट रीडर ऑफ द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, जो मूल पाठ का ट्रांसलेट करता है उसका लक्ष्य ही यही होता है कि पाठक को सीधे उसी भाव में उस ट्रांसलेशन को वो दे पावे। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो ह्यूमन रचित, मानव लिखित ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है। इसके विषय में आपको जानना है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे ह्यूमन लैंग्वेज, जो मानव भाषा होती है, इन्वॉल्व्स, जो मानव भाषा होती है वो शामिल होती है एक्सप्रेशन का मतलब अभिव्यक्ति के रूप में वो सम्मिलित होती है। जो हम कहना चाहते हैं हमारे सेंटेंसों से वो चीज़ें प्रकट होती हैं। एंड इन ट्रांसलेशन, और एक ट्रांसलेशन के रूप में, अनुवाद के रूप में वो चीज़ें होती हैं। द मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, जिसका कि अर्थ से युक्त कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ होता है, जिसके विषय में पूरे भाव उजागर होते हैं, जिसको हम समझ पाते हैं। एंड सेंस, और उसके भावनाओं को हम जान पाते हैं। आप दी फ्रेजेज, जो भी फ्रेज उसमें प्रयोग किए जाते हैं, इडियम्स प्रयोग किए जाते हैं, फ्रेज प्रयोग किए जाते हैं। हैव टू बी कंसीडर्ड, जो भी चीज़ें इसमें प्रयोग की जाती हैं वो सारी चीज़ें हमारे ज्ञान से युक्त होती हैं, उसके विषय में हम जानकारी रखते हैं मित्रों। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। इसमें टू बी कंसीडर्ड व्हेन राइटिंग देम इन अनदर लैंग्वेज, जब हम दूसरी भाषा में उस ट्रांसलेशन को करते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ध्यान युक्त होती हैं। इसको हम विशेष ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि सारी चीज़ें जो भी हों वो हमारी भावनाएं उस ट्रांसलेशन के माध्यम से समक्ष आ जाएं पाठक की। मोस्ट वर्ड्स हैव सेवरल कैनोटेशन, प्राय जो है बहुतायत जो शब्द होते हैं वो बहुतायत शब्द जो है हमारे लिए एक अर्थ के रूप में होते हैं। कैनोटेशन का मतलब होता है जो अपनी मीनिंग को, फुल मीनिंग को प्रदान करते हैं। एंड वेरियस सेंस, और विविध प्रकार के भावों को भी वो प्रकट करते हैं। एंड दीज आर टू बी कंसीडर्ड, और जो कि हमसे जुड़े होते हैं, यानी हम उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्हेन चूजिंग द बेस्ट स्टाइल, जब हम एक अच्छी लेखन शैली का प्रयोग करते हैं, एक अच्छी शैली में ट्रांसलेशन को करते हैं। एंड वर्ड चॉइस, और शब्दों का चयन करते हुए फॉर द ट्रांसलेशन के लिए, अनुवाद के लिए। टू बी इफेक्टिव, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली वो बन जाता है, एक अट्रैक्शन उसमें उत्पन्न हो जाता है मित्रों। इवन इन इंग्लिश, फिर भी जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में देयर इज ए डिफरेंट बिटवीन टर्क्वाइस, जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है उसके भी जो है अलग अलग तरीक़ों से जब हम देखते हैं तो उसमें भी एक फिरोज़ा हमको प्राप्त होता है, एक जो है एक विशेष चीज़ हमको मिलती है जो को फिरोज़ा के नाम से जानते हैं। एंड लाइट ब्लू, और उसमें एक नीले आकर्षक प्रकाश की उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। एंड पिंक, और गुलाबी रंग के, यानी नीले और गुलाबी प्रकाश से आच्छादित वो चीज़ें हमको डिफर रूप में दिखाई पड़ती हैं। इज नॉट सिंपली ए मिक्सचर ऑफ रेड, जो कि वह साधारण रूप में किसी लाल रंग के मिश्रण के रूप में नहीं होती। एंड वाइट, और ना ही सफ़ेद के मिश्रण में होती हैं। द चॉइस ऑफ राइट्स वर्ड्स, जो सही शब्दों का चुनाव होता है, विच विल डिलीवर द मैसेज, वही उस संदेश को हमें प्रेषित करता है, क्योंकि हमने सही शब्दों का चुनाव किया है। इसमें कहने का मतलब है किसी प्रकार का अट्रैक्शन, यानी कि ट्रांसलेशन करते समय, मानव रचित ट्रांसलेशन करते समय किसी प्रकार का ब्लू लाइट और ट्रायंगुएस, इस प्रकार के किसी कलर का प्रयोग न करके हम सीधे रेड या वाइट का प्रयोग करते हुए न करके जो है अपने भावनाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे वो चीज़ें उस तरह से समाज में आती हैं, लोग उसको समझते हैं, अट्रैक्शन उनके अंदर पैदा होता है विदाउट एनी कलर। कहने का मतलब द चॉइस ऑफ राइट्स वर्ड्स विच विल डिलीवर द मैसेज, जो सही शब्द होंगे वही अच्छे संदेश को प्रदान करेंगे। इज ओनली पॉसिबल थ्रू ह्यूमन असिस्टेड ट्रांसलेशन, ये केवल जो है मानव रचित ट्रांसलेशन से ही संभव हो पाता है, ना कि यंत्रवत।
यानी कि मानव के द्वारा जो बनाया गया ट्रांसलेशन होता है, जो अनुवाद होता है, तभी ये संभव चीज़ें हो पाती हैं, क्योंकि उसी भाव को हम सेम ट्रांसलेशन के रूप में रखने का प्रयास कर देते हैं। सिंस देयर इज ए नो सच थिंग्स एज ए सिंगल ट्रांसलेशन फॉर्मेट फॉर ए डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए एक सिंगल ट्रांसलेशन के लिए हम जबकि उसका प्रयोग उसी रूप में करते हैं। इट इज अप टू द डिसीजन मेड बाय ट्रांसलेटर, और ये ट्रांसलेटर के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के रूप में होता है, जिसे हमें पढ़ना होता है, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं मित्रों। फॉर्मेट फॉर ए डॉक्यूमेंट, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी फॉर्मेट्स होते हैं, उसके अनुसार हम उसको करते हैं। इट इज अप टू द लीजियन, इट इज अप टू द लीजियन, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है, अर्थात एक सूची के रूप में रहता है जो हमारे समक्ष, जिसको हम तो यहाँ पर देखेंगे मेड बाय द ट्रांसलेटर, जो कि ट्रांसलेटर के द्वारा, अनुवादक के द्वारा वो चीज़ें प्रदान की जाती हैं। एंड हिज है क्रिएटिविटी, और उसके रचनात्मकता से यह चीज़ें समक्ष आती हैं। दैट वुड इंश्योर द, जो कि निश्चित करती हैं द, हमारी जो है एक्यूरेसी को, हमारी एक्यूरेसी को क्या करती हैं, निश्चित करती हैं, शुद्धता को वो प्रकट करती हैं। आप द ट्रांसलेशन, अनुवाद की शुद्धता को वो प्रकट करते हैं। द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, जो वास्तविक जो व्यक्तिगत स्वच्छता के रूप में उत्पन्न होती है, यानी शुद्धता जो हमको दिखाई पड़ती है उस ट्रांसलेशन में, एंड क्वालिटी, और जो गुण उसमें दिखाई पड़ता है ट्रांसलेशन ह्यूमन ऑफ ह्यूमन, वो ह्यूमन रचित ट्रांसलेशन में ही ऐसा पाया जाता है। ट्रांसलेशन इज पॉसिबल टू अचीव यूजिंग ए मशीन, इट इज ए रिजल्ट फॉर ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। जो ट्रांसलेशन हमको मशीन के द्वारा प्राप्त होते हैं, यंत्रवत प्राप्त होते हैं, उसमें हम एक अलग प्रक्रिया को अपनाते हैं, एक अलग प्रक्रिया के रूप में हमको चीज़ें मिलती हैं। एंड द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स ऑफ द ह्यूमन ट्रांसलेटर, जो कि एक मानव रचित ट्रांसलेशन के सोच से, उसकी कलात्मकता से अलग होता है। हु इज़ कैपेबल ऑफ चूजिंग द राइट अल्टरनेटिव, जिसके लिए उसके पास क्षमता होती है कि सही चुनाव हम करें, यानी सही चुनाव के करने के विषय में उसमें ये क्षमता पाई जाती है, जो ह्यूमन रचित ट्रांसलेशन होते हैं, मानव रचित ट्रांसलेशन होते हैं। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ह्यूमन ट्रांसलेशन, यानी मानव के द्वारा किया गया ट्रांसलेशन के विषय में इसमें बताया गया। अब हम देखेंगे आगे प्यारे मित्रों मशीन्स ट्रांसलेशन, जो टेक्निकलिटी यानी कि मशीन के द्वारा जो रचित ट्रांसलेशन होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं मशीन्स ट्रांसलेशन, जो मशीन से द्वारा, यंत्रों के द्वारा जो बनाए गए ट्रांसलेशन होते हैं, उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसके विषय में अब आपको जानना है। मशीन्स ट्रांसलेशन यानी एमटी का मतलब मशीन्स ट्रांसलेशन इज एन ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन। ये कैसा ट्रांसलेशन होता है, ये स्वतः बनाया गया ट्रांसलेशन अनुवाद के रूप में होता है, स्वचालित। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज टू ट्रांसलेट ए टेक्स्ट, जो कि एक मूल पाठ का ट्रांसलेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हमको ट्रांसलेशन प्राप्त होता है। वन नेचुरल लैंग्वेज, जिसमें एक स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया जाता है, सच एज बंगाली, जैसे बंगला भाषा का प्रयोग हम करते हैं उसमें। टू अनदर, दूसरे भी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, सच एज इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं। जो भी फीडिंग हम करते हैं उसी चीज़ का हमको ट्रांसलेशन प्राप्त होता है, जो कि मशीन ट्रांसलेशन के रूप में जाना जाता है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे एमटी प्रोसेस, जो मशीन ट्रांसलेशन होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, एनी ट्रांसलेशन ह्यूमन आर ऑटोमेटिक द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, उसमें जो है स्वतः जो है उस टेक्स्ट से संबंधित, मूल पाठ से संबंधित जो मीनिंग होती है शब्दों की, वही चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं इन द ओरिजिनल, ठीक उसी प्रकार से जिसका अर्थ जो बनता है उसी अर्थ को उसमें फीड कर दिया जाता है, उसी को उसमें लिखा जाता है मशीन के द्वारा, उसके सोर्स के द्वारा। लैंग्वेज जिस भाषा में होती है मस्ट बी फुली रिस्टोर्ड इन द टीएल, दैट इज द ट्रांसलेशन, जो भी उसमें टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें वो फीड की जाती हैं, जिस भाषा के रूप में, जिस शब्दों को, जिस लैंग्वेज को, जिस मीनिंग को फीड किया जाता है, उसी रूप में उसका अनुवाद हो जाता है। व्हाइल ऑन द सरफेस दिस स्क्रीन सिंपल, जो साधारण तौर पर उसकी सतह पर, उसकी स्क्रीन पर जो वो चीज़ें आती रहती हैं, इट इज़ फार मोर कॉम्प्लिकेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुरूह व कठिन कार्य होता है। मशीन ट्रांसलेशन रिक्वायर्स, मशीन का जो ट्रांसलेशन होता है उसको आवश्यकता होती है
एक्सटेंसिव एक्सपर्टाइज इन ग्रामर। जो मशीन ट्रांसलेशन होता है उसमें ग्रामर की विशेष जो है आवश्यकता होती है। सेंटेक्स, वाक्य की शुद्धता के बारे में भी उसमें बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना पड़ता है। मित्रों, हम ध्यान देंगे इसके आगे के भाग को हम बताने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपके समक्ष। तो देखेंगे यहाँ पर इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन 4th सेमेस्टर के लिए, यानी कि जो इंडियन लिटरेचर है यानी भारतीय साहित्य में ट्रांसलेशन के बारे में इसमें बताया गया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती हैं इसमें, सेंटेंस का आकार हमको देखना पड़ता है। सेमेंटिक्स, कहाँ पर पूर्वविराम, कहाँ पर क्या चीज़ें लगानी है, मीनिंग्स के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, ETC एक्सेट्रा, उसके आदि के विषय में हमको जानना होता है। इन द सोर्स एंड TL, और उसके टेक्नोलॉजी के बारे में, जो मैकेनिकल ट्रांसलेशन किया जाता है उसके सोर्स के बारे में हमको जानना होता है। एज वेल एज फैमिलियरिटी कि वो किस भाषा से संबंधित है कि कहाँ से उसको लिखा जाए। विथ ईच लोकल रीजन, जो कि हमारे लोकल रीजन के रूप में होते हैं, जो अस्थायी रूप से जिसके विषय में हम देखेंगे लास्ट में कंक्लूजन के रूप में। इट इज़ विटाल, ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। टू मेक द मीनिंग ऑफ सोर्स लैंग्वेज, जो हमारी सोर्स भाषा होती है, एक माध्यम जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्रिस्टल, एक क्रिस्टल क्लियर, एक तरह से जो है उच्च कोटि के आदेश के मुताबिक इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। बिकॉज इट मेक्स मीनिंग ऑफ फॉरगेट लैंग्वेज इजी, क्योंकि भूली हुई भाषा की जो मीनिंग है उसको ये तत्काल हमें प्रदान कर देती है आसानी से। टू बी अंडरस्टूड, समझने के लिए, बाय द रीडर्स, सो यानी जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको समझने के लिए बहुत ही आसानी से इस मीनिंग को प्रदान कर देते हैं। द रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन मस्ट बी रीडेबल, और जो अनुवाद का परिणाम होता है वो हमारे लिए पढ़ने के योग्य हो जाता है। इन टारगेट लैंग्वेज, एक टारगेट भाषा के रूप में, जो हमारी निश्चित भाषा होती है जिसमें हम ट्रांसलेशन करते हैं। रीडेबिलिटी, जो हमारे पढ़ने की जो क्षमता होती है, इज नीडेड, उसमें आवश्यकता उसकी पड़ती है। बिकॉज इट मेक्स द रीडर ईजियर टू कैच द कंटेंट, क्योंकि पाठक को ये आसानी प्रदान कर देता है उस कंटेंट को कैच करने में। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को समझ पाने में हमको आसानी प्रदान कर देता है। एंड द मीनिंग ऑफ द ट्रांसलेशन टेक्स्ट, जो मूल पाठ की मीनिंग होती है, अर्थ होता है, उसी मूल पाठ की मीनिंग को वो भी बताता है। इट विल मेक डिफ़िकल्ट फॉर द रीडर, जो कि पाठक के लिए एक कठिनाई को भी उत्पन्न करेगा। टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट वेल, एक अच्छी मूल पाठ जो एक अच्छे तरीके से जिसके बारे में जानकारी है, तो पाठक को उसको समझने के लिए भी वो कठिनाई भी कभी कभी उत्पन्न कर देता है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं वो शब्दवत ना होकर के कुछ भावगत होती हैं, लेकिन इसमें उसको अंडरस्टैंड करने में, समझ पाने में भी कुछ परेशानियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। एज ट्रांसलेशन स्टडीज, जैसा कि ट्रांसलेशन के अध्ययन से पता चलता है, स्कॉलर मार्क्स न्यू मैन राइटली पुट्स, जो विद्वान लोग होते हैं वो उस पर तुरंत ही चिन्ह को लगा देते हैं। ट्रांसलेशन हैज़ इट्स ओन एक्साइटमेंट, और ट्रांसलेशन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के रूप में होता है, उत्तेजना को प्रदान कर देने वाला होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसमें एग्जैक्ट ही बताई जाती हैं, उसी रूप में बताई जाती हैं। इट्स ओन इंटरेस्ट, उनके जो है पूरी रुचि के साथ में हम उसको देखते हैं। ये सेटिस्फैक्ट्री ट्रांसलेशन इज ऑलवेज पॉसिबल, एक संतोषप्रद जो अनुवाद होता है वो हमेशा ही संभव है। बट ए गुड ट्रांसलेटर इज नेवर, लेकिन एक अच्छा ट्रांसलेटर, अनुवादक जो है, कभी नहीं सेटिस्फाई विथ इट, इससे संतुष्ट हो पाता है, हो सकता है। यही चीज़ इसमें बताई गई है एक अच्छे रूप में कि यहाँ पर देखेंगे ये सेटिस्फैक्ट्री ट्रांसलेशन इज ऑलवेज पॉसिबल, एक संतोषपूर्ण अनुवाद तो हमेशा ही संभव है। बट एक गुड ट्रांसलेटर, लेकिन एक अच्छे ट्रांसलेटर होना, एक अनुवादक के होना, इज नेवर सेटिस्फाइड विथ इट, उससे एक अच्छे अनुवादक को उससे कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। इट कैन अनयूजुअली बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि हम कभी भी इसके जो है कैन अनयूजुअली उसको अन्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जब हम ह्यूमन गत ट्रांसलेशन होता है, जो मानव रचित ट्रांसलेशन होता है, जो विद्वान के द्वारा किया जाता है, उसको हम अपने अनुसार इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है, जिसमें जो शब्द जिस रूप में होता है उसको उसी शब्द रूप में लिखा जाता है। देयर इज नो मच थिंग एज परफेक्ट, आज के समय में पूर्णता के लिए
बहुत ज़्यादा इस चीज़ें इसके लिए नहीं हैं। आइडियल आर करेक्ट, जो कि एक आइडियोलॉजी के रूप में हो या सही रूप में मानी जाए। ट्रांसलेशन, ए ट्रांसलेटर इज ऑलवेज ट्राइंग ए न्यू नॉलेज, जो एक अनुवादक होता है वो हमेशा एक नए ज्ञान के प्रयास में रहता है, अच्छी चीज़ों को जानकारी प्रदान करने के प्रयास में रहता है। एंड इम्प्रूव हिज मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, और अपनी अभिव्यक्त को वो एक अच्छे ढंग से इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ही इज ऑलवेज परसूट फैक्ट्स एंड वर्ड, वो हमेशा ही जो है वास्तविक शब्दों की तलाश में रहता है और उसका फैक्ट्स निकाल करके, यानी फैक्ट्स एंड वर्ड्स, उसकी वास्तविकता को जान करके उस शब्द का तभी वो ट्रांसलेशन करता है। तो हियर वी आर सीइंग दैट द वेरी डिफरेंसेस आर प्रेजेंट इन दिस पैसेज। इसमें तमाम सारी भिन्नताएं दिखाई पड़ रही हैं इस पैसेज में, कि जो मानव रचित ट्रांसलेशन होते हैं और जो मशीन्स के द्वारा ट्रांसलेशन किए जाते हैं, उनके अंतर को आपको एक्सप्लेन करना होगा और उसको आपको डिटेल में सारी चीज़ें बतानी होंगी, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया है। तो मित्रों, हम चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर अवश्य करेंगे, जिससे ये वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुँच पावे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।